हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एंड आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड दिस इज द चैप्टर फ्रॉम क्लास 8। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। पहले तो हम देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होती है ना। इक्वेशन ये टर्म हम लगभग 2 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 में इसका इंट्रोडक्शन था इन मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में, एंड क्लास 7 ऑल्सो हमने काफ़ी सारी इक्वेशंस देखी हुई हैं और उनको सॉल्व भी किया हुआ है। फाइन, तो पहले आज हम देखते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सी, इक्वेशन की यदि मैं डेफिनेशन लिखूं, सो फॉर इक्वेशन आई कैन राइट दैट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे इजी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट या फिर दैट इंक्लूड्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, दैट इंक्लूड्स इक्वालिटी साइन। डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है और अंडरस्टूड भी है कि एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता है, इक्विटी साइन मीन्स दैट इक्वल साइन, ये वाला जो साइन होता है उसमें अवेलेबल होता है। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स इक्वालिटी साइन। दीज आर नोन एज इक्वेशन। ओके, इक्वेशन वर्ड से भी वैसे यदि हम देखें तो हमें समझ में आ जाता है दैट दिस इज द इक्वेशन, इक्वल। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन होता है उनको हम इक्वेशन बोलते हैं। ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो मेन टर्म है दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? What we understood by algebraic expression? So see, algebraic expression अगर मैं बोलूँ तो this is very simple and बहुत ही यदि आसानी से अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो algebraic expression को हम बोलेंगे combination of variable constant and mathematical operators। ये तीन चीजें मिलाकर जो कॉम्बिनेशन हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बार और देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। पहले हम टर्म समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट आई विल गो विद कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल हम पहले समझते हैं, वेरिएबल वी नो, वेरिएबल मतलब कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ विच नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड नहीं है का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, दैट वी आर यूजिंग हियर ऑल द वेरिएबल्स लाइक अल्फाबेट्स जो हम यूज करते हैं यहाँ पर, जो कि जितने भी अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं A, B, C एंड X, Y, Z, विच इज अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब कि दे विल बी ऑल नेचुरल नंबर आप बोल सकते हैं, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएगा, एंड also rational number includes in that. Rational number we used to represent it by q. Fine. Now next is mathematical operators. Mathematical operators में हमारे पास क्या क्या होता है? Operations, that is plus, minus, divide and multiply. These four are known as mathematical operators. इन्हें हम बोलते हैं mathematical operators. तो हमारी algebraic expression जो होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है? By the help of variable and constant which are connected with the mathematical operators, जो कि mathematical operators से एक दूसरे से connected रहती हैं। जैसे मैंने बोला take a number and multiply it by 2। हमें एक नंबर लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर हमें किसी भी नंबर का डबल करना है, दुगना करना है। सो व्हाट आई विल डू, दिस इज 2 into x. I have taken a number. Since I don't know the value of the number, इस नंबर की वैल्यू क्या है ये मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट विल बी इनटू 2। देखो यहाँ पर इसको हमने क्या लिखा, 2x, राइट। सो 2x हियर इट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर ये देखो
कांस्टेंट एंड वेरिएबल ये दोनों किससे कनेक्टेड है? इस मैथमेटिकल ऑपरेटर, मतलब कि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर x से कनेक्टेड है, सॉरी मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, राइट? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ज़्यादा अच्छे से यदि हम इसे समझना चाहें तो हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि इन माई बैग मीन्स आई हैव सो मेनी पेन्स इन माई बैग, ओके, एंड यदि मैं 3 उनमें से निकाल लूँ, एक बैग है मेरे पास, पेन है जिसमें बहुत सारे, और उन पेन में से 3 निकाल लूँ तो उसमें 8 पेन बचेंगे, ठीक है। आई हैव टेकन 3 पेन्स फ्रॉम द बैग एंड द रिमेनिंग पेन्स आर 8, ठीक है। सो सी व्हाट विल हैपन, वी डोंट नो कितने पेन है, लेकिन हमें इतना पता है कि हम उसमें से 3 यदि निकाल लेते हैं तो टोटल जो हमारे पास बचेगा दैट इज 8। अब मैं धीरे धीरे इक्वेशंस की तरफ बढ़ रही हूँ, एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया है ना। तो मैं एक इक्वेशन बता रही हूँ कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन कैसे रिलेटेबल है। सो सी दिस इज द अननोन क्वांटिटीज, फाइन। सो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, इस अननोन क्वांटिटी को मैं एक x या फिर चलो y से रिप्लेस कर देते हैं कि लेट जो अननोन क्वांटिटी है या नंबर ऑफ पेन्स है इन द बैग बी y, वो y हो गए, आई डोंट नो, इसलिए वो y हो गए, ठीक है। एंड अब यदि इस टोटल में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 3 पेन मैंने निकाल लिए तो अब उस बैग में 8 बचे, सो y - 3 इज इक्वल टू 8। सी दिस इज ओवरऑल एन इक्वेशन, ये पूरी एक इक्वेशन है। कैसे? यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन भी है, y - 3 इज द एक्सप्रेशन, है ना। कांस्टेंट, सॉरी दिस इज द कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट इज सब्ट्रैक्शन, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेरिएबल, है ना। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने क्या बनाया, एक एक्सप्रेशन। एंड इस एक्सप्रेशन के पास एक और साइन है दैट इज इक्वल साइन, इक्विटी साइन, ठीक है, इक्वालिटी का साइन है। सो वी कैन से दैट दिस इज द कंप्लीट algebraic expression with equality sign is form equation। तो यहाँ पर हमें ये पूरी इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। इट इज़ वेरी मतलब सिंपल इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। एंड व्हाट मोर आई वाज अबाउट टू टेल इज कि मतलब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसी के लिए हम इक्वेशन की एक और डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स इक्वालिटी साइन, तो ये क्या है, ये थोड़ी मैथमेटिकल ज़्यादा है। इसमें एक्सप्रेशन जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी मैथमेटिकल टर्म है, इक्वालिटी इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल टर्म। तो हम एक और भी देख लेते हैं यहाँ पर, दैट वी स्टडीड इन क्लास 6 एंड दैट डेफिनेशन इज मीन्स जो हमने इक्वेशन का मतलब तब पढ़ा था, इट वॉज दैट इक्वेशन इज कंडीशन ऑन वेरिएबल, कंडीशन ऑन वेरिएबल। कंडीशन ऑन वेरिएबल का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि वॉट एवर कंडीशन वी आर पुटिंग ऑन द वेरिएबल, हम जो भी कंडीशन वेरिएबल पर रख रहे हैं दैट क्रिएट्स अ इक्वेशन। जैसे मैंने बोला यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल था, अब ये जो देखो यहाँ पर कंडीशन रखने का मतलब क्या हुआ कि यदि ये वेरिएबल हमें नहीं पता है, दिस इज अननोन, है ना। जब इसमें से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 8 मिला, 8 बचा, सो दैट वाज द कंडीशन कि 8 विल बी द रिमाइंडर। तो इस 8 पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, y की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो 8 पर डिपेंड करेगी या फिर 3 पर डिपेंड करेगी। अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास इतने पेन हैं, सम नंबर ऑफ पेन्स आई हैव इन माई बैग एंड इफ आई रिमूव 3, इफ आई टेक आउट 3 फ्रॉम इट, तो उसमें हमारे पास 7 पेन बचेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यदि मैं बोल दूँ उसमें 10 पेन बचेंगे, 3 पेन निकाल लूँ तो 10 पेन बचेंगे, तो टोटल हमारी जो वैल्यू होगी y की, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स है वो फिर चेंज हो जाएगी। तो ओवरऑल द कंडीशन ऑन वेरिएबल इज इक्वेशन, इक्वेशन इज कंडीशन ऑन वेरिएबल, वो कंडीशन जो कि वेरिएबल पर डिपेंड करती है, हमारी अननोन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, दैट फॉर्म्स अ इक्वेशन, फाइन। तो यहाँ पर हमें इतना क्लियर है कि इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है। और इक्वेशन वैसे भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन होता है दैट इज इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा और, हम देखेंगे एक्सप्रेशन के बारे में, हम देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो फर्स्ट वी विल सी दैट इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हम देखेंगे ही आगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें बस वही काम करना है। तो हम पहले से थोड़ा एक एक्सप्रेशन को और देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे बाकी की चीज़ों की। तो इसमें हम पहले देखेंगे दैट
expression, algebraic expression, that is 3x plus 4. Okay, or else I can write 4z square minus z plus 9. तो वो एग्जाम्पल्स काफी है, ठीक है. सो सी, अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिए इक्वेशंस के, यहाँ पर ध्यान से देखें अगर हम, तो 3x and 4, इन दो से मिलकर हमें पूरी एक एक्सप्रेशन मिल रही है. 3x अगर अकेला भी होता तो भी ये एक एक्सप्रेशन ही होता, ठीक है. लेकिन यदि हमने इसमें कोई कांस्टेंट या और भी वेरिएबल्स ऐड कर दिए हैं, जैसे मैं अगर एक से ज़्यादा भी वेरिएबल ले लूँ, सपोज आई एम टेकिंग 2y plus 6x, 2y plus 6x, ठीक है. तो यहाँ पर देखो, इसमें यदि हम इसको देखें कि ये दो चीज़ों से मिलकर बन रही है, दैट इज 3x and 4. फाइन. इन द सेम मैनर इफ आई सी इन दिस, इस पूरे इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ पर हम इसके तीन पार्ट्स मिलेंगे. एक्चुअली मैं पार्ट्स बोल सकती हूँ, दो पार्ट से मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाया. यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स मिल रहे हैं, 4z स्क्वायर माइनस z एंड 9, है ना. प्लस साइन मैंने नहीं लिखा है बिकॉज इफ नथिंग इज देयर इट मीन्स ऑब्वियसली कि यहाँ पर प्लस साइन ही होता है ना. सो एंड सी दिस वन, लास्ट वन, यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट है, दैट इज 2y एंड 6x, है ना. एक एक्सप्रेशन जो हमने फॉर्म की है वो कितने पार्ट्स से मिलकर बन रही है, कैसे कैसे पार्ट्स हैं, वो हमने यहाँ पर अभी देखा. सो सी, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, ये ऑल दीज पार्ट्स आर नोन एज टर्म्स. इन सारे ही पार्ट्स को हम बोलते हैं टर्म्स. मतलब कि क्या होता है कि द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन या फिर द पार्ट्स विच फॉर्म द एक्सप्रेशन, दे आर नोन एज टर्म्स. इन टर्म्स को इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं इन एक्सप्रेशन का, ठीक है. दीज आर दी टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन. और हम ये भी बोल सकते हैं दैट टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन. टर्म्स को हम ऐड करते हैं या टर्म्स को ऐड किया जाता है एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है. एंड दूसरा डेफिनेशन ये भी बोल सकती है कि वो पार्ट्स, किसी भी एक्सप्रेशन में वो पार्ट्स जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है. वो पार्ट्स जो कि किसी भी एक्सप्रेशन में एक दूसरे से अलग होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय सब्ट्रैक्शन और बाय एडिशन, ईदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, दे आर नोन एज टर्म्स. ओके. सो जैसे मैं एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर, 6x प्लस 5z प्लस इंस्टेड ऑफ प्लस आई एम टेकिंग माइनस 29 और माइनस 29, ठीक है. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस. सो बेसिकली वी हैव 1, 2 and 3 टर्म्स, है ना. क्योंकि हमने क्या बोला, एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स जो एक दूसरे से अलग होते हैं, द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर विद द हेल्प ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो वो जो हो जाते हैं उनको हम पार्ट्स बोलते हैं. तो हमें यहाँ पर 3 पार्ट मिले. फर्स्ट इज 6x, सेकेंड इज 5z एंड दिस इज माइनस 29. यहाँ पर मैं इसे 6 प्लस 6x भी लिख सकती हूँ, बट दिस विल लुक मोर एप्रोप्रिएट, है ना. इसलिए हम माइनस साइन को कंसिडर करते हैं, बट प्लस वी आर नॉट पुटिंग इट टुगेदर. ओके. सो सी, दिस इज ऑल अबाउट टर्म्स. और थोड़ा सा यदि हम और टर्म्स के बारे में देखें तो हमने ये पढ़ा हुआ है, एक्सप्रेशन के टाइप्स हमने पढ़े हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. टर्म्स के बेसिस पे हम एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं या उनको कैटेगराइज करते हैं. और वो जो टर्म्स होते हैं हमारे पास, दे आर मोनोमियल, नेक्स्ट इज बाइनोमियल, देन इज ट्राइनोमियल एंड देन इट इज पॉलिनोमियल. पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैनी. ओके. तो यदि हमारे पास एक कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें सिंगल टर्म, सपोज वी हैव सिंगल टर्म, हम बोलेंगे कि ये मोनोमियल है, ठीक है. दिस इज मोनोमियल. एंड इफ वी हैव 2 टर्म्स, दैट मीन्स दिस वन, सो दिस इज बाइनोमियल, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल. If we have 3 terms, we used to speak it as trinomial. This is trinomial and this one is also trinomial, right? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 3 terms हैं. But if we have more than these terms in any expression, then we used to call it as polynomial. यदि हमारे पास 3 से ज़्यादा टर्म होंगे किसी भी एक्सप्रेशन में तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है. तो ये तो बात हुई हमारी टर्म्स की. एंड आफ्टर टर्म्स में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं.
तो एक बार हम थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। मोनोमियल बाइनोमियल हमने पढ़ लिया है। नाउ वी विल सी फैक्टर्स। फैक्टर्स 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 मतलब फैक्टर को सिंपल सी अगर लैंग्वेज में डिफाइन करूँ तो फैक्टर को हम बोलेंगे कि कांस्टेंट, वो कांस्टेंट और वेरिएबल जिससे मिलकर टर्म बनता है, वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल ना। मैंने क्या बोला यहाँ पर, दैट कांस्टेंट फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, सो इट विल बी बेटर दैट इफ यू राइट इट। वेरिएबल्स आप साथ साथ में भी लिख लीजिए, क्योंकि मैं लिख रही हूँ तो स्पीड हमारी ऑलमोस्ट मैच कर ही जाएगी। फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दैट फॉर्म्स टर्म्स। अब चलो मान लो कि हमें टर्म नहीं पता है, सॉरी हमें फैक्टर्स नहीं पता है कि क्या होते हैं, है ना। पर यदि हम एक बार डेफिनेशन को देखेंगे तो हम बहुत ही इजीली बता पाएंगे कि वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स जो कि टर्म फॉर्म करते हैं, तो वो कांस्टेंट और वेरिएबल फैक्टर्स कहलाते हैं, राइट। मैं यहाँ पर डेफिनेशन रब कर रही हूँ, सो यू जस्ट राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन एंड देन वी विल मूव फर्दर। सी फैक्टर्स के बारे में क्या बोला हमने कि वो कांस्टेंट और वेरिएबल जो कि टर्म फॉर्म करते हैं उन्हें फैक्टर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर कौन कौन से कांस्टेंट और वेरिएबल है, ऑब्वियसली 3 and x. Okay, now if you will see in this, so how many are there? 4 z square है ना, तो z square को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं z into z। हमने 2 z वेरिएबल्स लिए, इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें z स्क्वायर मिला, और जब हमने उसे 4 से मल्टीप्लाई किया so we got a term that is 4z square. Now in the same manner minus z, so obviously see हमने जो वेरिएबल लेकर के रखा हुआ है दैट वी डोंट नो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है दैट इट इज माइनस जेड, दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास एक कांस्टेंट है और वो है -1, राइट। एंड वी हैव वन वेरिएबल दैट इज जेड। हियर वी हैव सिंगल वेरिएबल, सिंगल कांस्टेंट एंड सिंगल फैक्टर दैट इज 9। हियर इन दिस 2y, सो इट विल बी 2, एक तो हो जाएगा हमारा फैक्टर 2 and another one we will get y. Similar manner 6 and another one will be x. Okay, so in this manner we can define the factors. अब यहाँ पर अगर हम देखें हमें terms नहीं पता है और हमें बताना है कि terms क्या होंगे, so by looking on the factors we can tell the terms. जैसे 3 और x है, 3 and x are factors, so 3x will be a term. 4z are the factors, so 4z into z, that means 4z square will be a term. Again -1 into z, so minus z will be a term. Then 2 into y, 2y will be a term, 6x will be a term, and since 9 is unknown, so 9 will be a term. यहाँ पर भी मैंने एक ड्रॉप कर दिया, that is 4, so 4 जो टर्म है उसका तो फैक्टर 4 ही है, राइट। ओके, नाउ टर्म्स हो गए, फैक्टर्स हो गए। एक और चीज़ हमने इसमें पढ़ी हुई है जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, राइट। कोफिशिएंट, यदि इसकी स्पेलिंग लिखूं, कोफिशिएंट। Now what is this coefficient? So coefficient is what? It is the we can say that कोएफिशिएंट होता है, ये जो रहता है इट इज, ये मतलब हर एक पर्टिकुलर टर्म का ही होता है। फैक्टर्स भी टर्म्स के होते हैं, कोएफिशिएंट भी टर्म्स का ही होता है। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगी कोएफिशिएंट जो रहता है दिस इज द न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल मतलब कि जो नंबर वाला पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ टर्म is known as the coefficient, ठीक है। So for example if I want to define the coefficient of this term, तो यहाँ पर, और अच्छा एक और चीज़ कि जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा मतलब किसी न किसी एल्जेब्रिक पार्ट का ही होता है, किसी न किसी वेरिएबल का ही होता है। So मतलब कि जिन टर्म्स के पास वेरिएबल्स हैं उनके ही हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स बता सकते हैं। एंड so in this what will happen, 3x, so 3 will be the, here I write 3 will be the numerical coefficient, so 3 will be the coefficient of x, है ना। यहाँ पर हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, so we will not consider any coefficient of this term. Now 4z square, so obviously z square का जो coefficient है that is 4. Here we have what we have, numerical part क्या है यहाँ पर -1,
So -1 is the coefficient of minus z. In the same manner 2y has the coefficient 2 and 6x has the this term has the coefficient 6, है ना. वैसे बेसिकली यदि मतलब मैं आम भाषा में बोलूँ, जनरल टॉक जो कि हम करते हैं वाइल सॉल्विंग दी मैथ्स प्रॉब्लम, तो उस टाइम हम इस तरीके से बोलते हैं दैट द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 2 इन दिस एक्सप्रेशन. कोएफिशिएंट ऑफ y इज 2 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 6. ठीक है. हियर ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इज 4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ z इज -1. हियर ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3. ओके. सो इन दिस मैनर वी यूज टू स्पीक. नाउ टर्म्स से रिलेटेड हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी हुई है, एंड मतलब एक और डेफिनेशन तो फाइन, एक और कैटेगराइजेशन हमने पढ़ा हुआ है, एंड दैट कैटेगराइजेशन इज नोन एज टर्म्स में वो कैटेगराइजेशन होता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स. एक ये चीज़ ही बची थी हमारे पास रिगार्डिंग दिस एक्सप्रेशन, तो दैट इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. सो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, ये चीज़ें भी हमने पहले से पढ़ी हुई हैं. व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स. लाइक एंड दिस वन विल बी अनलाइक. लाइक एंड अनलाइक टर्म. सो इसे हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, मतलब कोई भी यदि एक हमें एक्सप्रेशन देकर के रखी हुई है, देन हाउ वी विल कैटेगराइज इट. एक एक्सप्रेशन ही मीन्स वी हैव सो मेनी एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू कैटेगराइज इन इट लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. तो हम उसे किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से दैट उस टर्म का, इस टर्म का यदि हमारा एल्जेब्रिक फैक्टर, आई राइट एल्जेब्रिक फैक्टर. अब एल्जेब्रिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल. ठीक है. एल्जेब्रिक मतलब कि अल्फाबेट से रिलेटेड वो जो फैक्टर होता है, इफ इट इज सेम, एल्जेब्रिक फैक्टर इज सेम, देन दे आर नोन एज लाइक टर्म. ठीक है. एंड यदि उनका एल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट है, इफ इट इज डिफरेंट, देन वी यूज टू से दैट it is unlike terms. They are unlike terms. Algebraic factors are different. इस चीज़ का यूज़ जो है ना, मतलब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हमें बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जब कभी भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. सपोज वी हैव गिवन एनी एक्सप्रेशन एंड वी वांट टू सॉल्व इट. हमें उसे सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है, और 1 टर्म 2 टर्म्स में मतलब मैक्सिमम आंसर लेकर आना है. वी वॉन्ट अ सोल्यूशन. सो इन दैट केस हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है. कैसे, मान लो हमें किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, अनलाइक को छोड़ देते हैं. राइट. मतलब लाइक टर्म्स को साथ साथ में कलेक्ट करते जाते हैं, एंड देन वी यूज टू ऑपरेट ऑन दैम. एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी हमें करना होता है, दैट वी यूज टू डू, है ना. तो पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन वी विल सॉल्व इट. सपोज आई हैव गिवन मैनी टर्म्स, 3x 4xy 5x minus 6xy minus, कॉमा लगा देती हूँ मैं, minus 10y and what else I can write. Fine, this much is enough. Now the question is that we have to add these terms. 1 2 3 4 5 टर्म्स हमें गिवन है, हमें इन टर्म्स को ऐड करके एक एक्सप्रेशन को फॉर्म करना है. राइट. सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑब्वियसली हम इन सब के बीच में क्या करते हैं, कॉमास के बीच में वी विल पुट ऐड साइन, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्हें ऐड करना है. अब देखो यहाँ पर एक टर्म नेगेटिव था, तो मैंने उनके बीच में ब्रैकेट पुट कर दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो और कोई मिस्टेक भी नहीं. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, ऐड करने के पहले हम इन सारे ही टर्म्स में देखेंगे कि कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, कौन कौन से अनलाइक टर्म्स हैं. ठीक है. और उनको उस हिसाब से हम अरेंज करेंगे. So first we will say 3x. इस x में algebraic factor क्या है, obviously x है ना. इस x में जो हमें क्या बोले हम वेरिएबल मिला है, that is x. क्या और कोई ऐसा टर्म है जिसमें सिर्फ x हो, सिर्फ x हो? So yes, obviously we have 5x. Okay, so I'll write here that this will be 3x plus 5x. Now no x is there. Again 4xy plus 4xy.
नाउ यू सी एल्जेब्रिक फैक्टर्स, तो इसमें एल्जेब्रिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, x एंड y। तो ऐसा कोई और टर्म भी है क्या हमारे पास जिसमें x और y दोनों अवेलेबल हो? सो ऑब्वियसली दिस इज -6xy, राइट? सो आई राइट प्लस -6xy। Now this is done, and this is done. Remaining is this one, that is -10y. ये अनलाइक हो गया इन सब से, है ना? अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे। सो 3 + 5 8x प्लस, अब इधर देखो 4 + -6, है ना? हमने जो हमारे ये जो कॉमन पार्ट है, दैट इज मतलब वेरिएबल या एल्जेब्रिक पार्ट है, इसे हम सॉल्व नहीं करते हैं। ऑपरेशंस जो है वो बेसिकली हम इन्हीं पर यूज करेंगे। So +4 - 6, that will be -2xy, okay, and the remaining one was +-10y, right? इसे हम एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, and that step will be, ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस एंड माइनस, so it will be 2xy, and again प्लस एंड माइनस, so it will be 10y, है ना? ये देखो हमारी 5 टर्म से हमारी एक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गई। एंड ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारी सिर्फ 3 टर्म्स की है, क्योंकि जब हमने उन 5 टर्म्स को ऐड किया, सो वी गॉट 2 लाइक टर्म्स, 3x एंड 5x, 2 पेयर ऑफ लाइक टर्म्स, 3x एंड 5x, 4xy एंड -6xy। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। हमने समझ लिया कि एक्सप्रेशन क्या होती है। एक बार और हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने एक्सप्रेशन में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो हमने समझा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, राइट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड विच आर कनेक्टेड थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो रहती है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होती है, और ये एक दूसरे से कंबाइन किस तरीके से होते हैं? थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, है ना? जैसे 3x, तो 3 × x, 3 मल्टीप्लाइडेड बाय x, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, राइट? ऐसे यदि मैं इसको भी बोलूँ तो देखो यहाँ पर 8x - 2xy कॉम्बिनेशन भी है और सब्ट्रैक्शन हो रहा है फिर उसमें, है ना? सो एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे ही साइन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट वी लर्न दैट व्हाट आर टर्म्स। तो एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स जो कि एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकें थ्रू माइनस एंड प्लस साइन, उनको हम बोलते हैं टर्म्स, है ना? एक और डेफिनेशन जो हमने शायद 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है एक्सप्रेशन की, और वो होती है टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। टर्म्स को ऐड किया जाता है एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है? अब आप यहाँ बोलोगे कि मैम यहाँ तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, हमने ऐड नहीं किया, हम तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो येस ऑब्वियसली, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 8x प्लस -2xy प्लस -10y। तो यहाँ पर देखो टर्म्स को हमने ऐड ही तो किया है, वी आर एडिंग दीज टर्म्स टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। ओके, नाउ हमने फिर टर्म्स को और क्लासीफाई किया, मतलब और ज़्यादा डीप में देखा। सो टर्म्स भी किस तरीके से बनते हैं? टर्म्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, और वी कैन से येस, टर्म्स आर ऑल्सो द कॉम्बिनेशन अगेन, एंड ये जो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है ना? कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर टर्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x, तो 3 × x, 5 × x, 4 × x × y। एक मैंने अभी यहाँ पर कोई भी रैशनल नंबर नहीं लिया, सो इफ आई टेक 2/3x, सो सी दिस इज द रैशनल नंबर 2/3 × x। ये भी क्या है, एक हमारे पास कांस्टेंट है, और ये वाला जो पार्ट है इट इज वेरिएबल। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्न दैट टर्म्स को भी हमने 2 तरीके से क्लासीफाई किया, दैट दे आर अनलाइक और लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं? वो टर्म्स जिनके जो हमारे एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं, है ना? जो वो टर्म्स जिनके एल्जेब्रिक फैक्टर्स या फिर जिन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं, इफ दे आर सेम देन वी कैन से दे आर लाइक टर्म्स। और सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अनलाइक टर्म्स जो होते हैं हम उनको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे हमें यहाँ पर मिला था -10y, सो सी -10y वी कैप्ट विद द एक्सप्रेशन, और हमने उसको वहीं पर ही -10y एज इट इज लिखा रख दिया, वी हैव नॉट डन एनीथिंग विद इट, ठीक है? एंड फिर हमने टर्म्स का क्लासिफिकेशन देखा एज एन मोनोमियल एंड बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। यदि हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म है हम उसे मोनोमियल बोलते हैं, है ना? नेक्स्ट वी हैव बाइनोमियल। तो इफ वी हैव एनी 2 टर्म्स, इफ वी हैव 2 टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमसे बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स होगा तो हमसे ट्राइनोमियल, एंड इफ वी हैव मोर देन 3 टर्म देन इट विल बी पॉलिनोमियल।
कोएफिशिएंट. So coefficient was the numerical part or numerical factor of any term is its coefficient. ठीक है. एंड कोएफिशिएंट को मैंने बोला भी, आपको डिफाइन किया अभी कि हम किस तरीके से बोलते हैं. सपोज वी हैव अ टर्म 3x, तो इस टर्म में हम बोलेंगे कि 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना. वेरिएबल का ही कोएफिशिएंट हम कंसिडर करते हैं. एंड नेक्स्ट और कुछ जो हमने अभी इसमें देखा, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो गया. एक्सप्रेशन, इक्वेशन बेसिकली जिससे हमने स्टार्ट किया था. सो इक्वेशन क्या थी हमारी, दैट कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन होता है विच कंटेन्स इक्वालिटी साइन इज इक्वेशन, या फिर कंडीशन ऑन अ वेरिएबल इज इक्वेशन, है ना. किसी भी वेरिएबल पे, अननोन क्वांटिटी पे यदि हम कोई कंडीशन को अप्लाई कर देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी. जैसे इफ आई विल से कि जैसे मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, आई हैव अ बैग एंड इन माय बैग मेरे पास पेन है और मैंने उसमें से 3 पेन निकाल लिए, राइट. तो मैंने एक्सप्रेशन लिख दी सपोज y-3. अब ये y-3 मैंने 3 पेन निकाल लिया, फाइन. ये एक्सप्रेशन हुई कि एक अननोन क्वांटिटी में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना. बट इफ आई से कि 3 पेन निकालने के बाद मेरे पास 8 बचे, 8 पेन और बचे, राइट. आई हैव 8 मोर पेन्स इन द बैग, 8 आर लेफ्ट विद मी. So then this complete statement will be the equation where we have condition on variable. Condition क्या आ गई, 8 is the condition on variable, है ना. तो मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर, y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, अब 8 पर डिपेंड करेगी. जो हमने कंडीशन रखी है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर बोल देती कि 7, if I the 7 pens will be left in my bag. So again see, इसकी जो वैल्यू होगी वो 7 किस पर डिपेंड करेगी, y की जो वैल्यू होगी वो 7 पर डिपेंड करेगी, है ना. यदि मैं जैसे अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कैसे वेरी कर रही है ना. हमने ये अननोन क्वांटिटी ली है, 3 है, 3 पेन निकाल लिए, 8 बचे. तो यदि मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 9, 10 एंड 11. 7 बचे, सो इट विल बी ऑब्वियसली 10. यदि मैं बोल देती कि 10 बचे, सो ऑब्वियसली y की वैल्यू क्या हो जाती, 13. तो ये वैल्यू वेरी कैसे कर रही है, ये वैल्यू इस कंडीशन पर डिपेंड करती है कि आपके बैग में कितने पेन बचे, राइट. सो दिस इज द इक्वेशन, इसलिए हम इसे इक्वेशन बोलते हैं. और इसी तरीके से हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं. जब तक हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन नहीं है या कोई मतलब बैलेंस करने के लिए उसके पास कुछ और नहीं है, इक्वलाइज करने के लिए, टिल देन इट विल बी एन एक्सप्रेशन ओनली. यदि हमारे पास इक्वल साइन आता है, मीन्स वी हैव समथिंग ऑन राइट हैंड साइड एज वेल, तो हम उसको इक्वेशन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है. अब इक्वेशन में ऑब्वियसली 2 पार्ट होते हैं हमारे पास. फर्स्ट विल बी LHS, सेकेंड विल बी RHS, है ना. सो एंड यू सी हियर, अगर हमारे पास ये इक्वेशन होती, सपोज आई हैव द इक्वेशन y-3 इज इक्वल टू 8. तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, अननोन की वैल्यू क्या रखी है, 11. y इज इक्वल टू 11, राइट. तो यहाँ पर क्या होगा, सी 11 -3 दैट विल बी इक्वल टू 8. ये LHS वाला पार्ट था और ये RHS के इक्वल आ गया, है ना. y की वैल्यू जब मैंने 11 रखी तो LHS RHS के इक्वल हो गया. तो ये कंडीशन जब अराइज होती है कि हम अननोन क्वांटिटी की कोई फिक्स्ड वैल्यू या कोई भी नंबर हम उसकी प्लेस पर रखते हैं और LHS RHS के इक्वल हो जाता है, तो उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं. मतलब यहाँ पर ये जो 11 है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर. एंड ऑब्वियसली सॉल्यूशन जो है वो हमारा अननोन क्वांटिटी पर ही प्लेस किया जाता है, राइट. सो इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बेसिकली हम सॉल्यूशंस ही फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी हमारे पास, और डायरेक्ट इक्वेशंस आल्सो वी हैव. सो इन दिस चैप्टर वी विल गो विद द दैट हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. मेथड्स हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है. तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इससे अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहें दैट व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन. सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which we keep in the equation and such that LHS will be equal to RHS, that value is known as the solution of the equation. उसे हम इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं. अगर हमारे पास इक्वेशन होती that y-3 is equal to 7, तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन y is equal to 10 होता, ठीक है, because 10 - 3 will be equal to 7. so LHS RHS के इक्वल हो जाता है, फाइन. अब सॉल्यूशन टर्म जो है, सॉल्यूशन की प्लेस पर हम एक और टर्म भी यूज करते हैं और इस टर्म को हम बोलते हैं रूट.
रूट ऑफ द इक्वेशन, या तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर हम बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। पर जो रूट ऑफ द इक्वेशन है वो बेसिकली मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ज़्यादा देखा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर बैक और आगे जो इक्वेशंस होती हैं उसमें देखा जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये इक्वेशंस होती क्या है ना। तो देखो इक्वेशंस हमने समझ लिया, अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप की इक्वेशन से डील करेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस वी वाई प्लस सी डैश डैश वॉट एवर इट इज एंड इट विल बी इक्वल टू 0। ये उसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम ऐसा भी लिखेंगे वेयर a कॉमा b कॉमा c आर कॉन्स्टेंट, ओके, एंड x, y, z whatever we will take are variable, ठीक। ये एक जनरल फॉर्म है हमारे लीनियर इक्वेशन का, दैट इज ax प्लस by प्लस c विच इज इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारे पास a b c ये सारे कांस्टेंट होते हैं, मतलब 1 2 3 एनी नंबर कैन वी कैन प्लेस ऑन दीज numbers, ठीक है, these on these values. Now x, y and z. So x, y, z these are the variables and you see यहाँ पर अच्छा ध्यान से देखो, जितने भी variables हमें देखे रखे हैं x, y, z, x is having the power 1, y is having the power 1 and z मतलब हम जितने भी variables लेंगे ना उन सभी की पावर यहाँ पर 1 होगी। So linear equation is what where जहाँ पर हमारे जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर मीन्स एक्सपोनेंट विल बी 1, राइट। जैसे ये निकल के रखा हुआ है ए एक्स, सी यहाँ पर एक्स वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 1, अगेन वाई इट इज ऑल्सो हैविंग द हाईएस्ट पावर 1, जेड 1, जितने भी वेरिएबल्स हम लेंगे पी क्यू आर व्हाटएवर उन सभी में उनकी हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट जो होगा दैट इज 1। तो यहाँ पर क्या होगा देखो ए एक्स रेज़ टू द पावर 1 प्लस बी वाई रेज़ टू द पावर 1, जहाँ पर भी हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 होती है वो सारी ही इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन से तो डील करेंगे इंक्लूडिंग इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल मीन्स ये जो इक्वेशन का टाइप है इसमें हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, राइट, लेकिन हमारे पास उसी टाइप की इक्वेशंस होंगी जिसमें हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल होगा। तो इस टाइप की इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होगा इट विल बी ax प्लस b इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे देखो दोनों ही कंडीशंस हमारे पास इंक्लूड हो गई। पहला तो ये इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा लीनियर कैसे है, लीनियर यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे पास एक ही है दैट इज x और उसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, so it is a linear, okay, and in one variable एक ही variable, so it will be ax plus b is equal to 0, that is the linear equation in one variable। इस टाइप की इक्वेशन से हम डील करेंगे और यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा सिंस हमारे पास वन वेरिएबल है सो वी विल गेट ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। एक ही वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है तो वी विल गेट ओनली वन सॉल्यूशन। यदि हमारे पास दो वेरिएबल होते या फिर उसकी पावर बढ़ जाती, सो दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। यदि हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन होती दैट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, हमारे पास दो वेरिएबल हो गए। लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन लीनियर ही है पर हमारे पास दो वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दैट वी विल गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, वी विल गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। व्हाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दूसरे पर डिपेंड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैं इसे क्या लिखूंगी, किसी एक के टर्म में निकाल सकते, सपोज x इट विल बी माइनस 4y अपॉन 3, राइट। तो देखो यदि मैं y की वैल्यू 1 रखूँ तो x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 3 है। यदि मैं y की वैल्यू 2 रखूँ तो इट विल बी माइनस 8 अपॉन 3 रखूँ तो माइनस 6 अपॉन 3 मतलब माइनस 2, है ना। तो जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी वन वेरिएबल में, है ना, इफ वी हैव अ लीनियर इक्वेशन मोर देन वन वेरिएबल तो वी विल गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, वी विल गेट सो मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज वी वर टॉकिंग अबाउट रूट्स की मैं बात कर रही थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है
और बाकी यदि हम और टाइप की बात करें, मतलब और इक्वेशंस को और इक्वेशंस के और फॉर्म्स को देखें, देन वी विल गेट सो मेनी सॉल्यूशंस। तो एक तो हमने ये देख लिया कि जब वो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगी बट इट इज़ नॉट वन वेरिएबल, तो हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ओके, देन वी हैव क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक में क्या हो जाता है? हाईएस्ट पावर 3 होती है। देन वी हैव बाय क्वाड्रेटिक। इन बाय क्वाड्रेटिक व्हाट विल हैपन? हाईएस्ट पावर विल बी 4। सो जहाँ पर हमारे पास 2 होगी उसके हमें 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 होगी वी विल गेट 3 सॉल्यूशंस। Here we have highest power 4, we will get 4 solutions. So such kind of equations हम पढ़ेंगे और further classes में and 9th and onwards। अभी जो हमें डील करना है इस चैप्टर में that is linear equation in one variable, okay। and अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि solutions find out करने के लिए हमने 7th standard में ऑलरेडी पढ़कर रखा हुआ है about the methods how to find out the solution, है ना। तो जो मेथड हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है दैट इज ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है? हम जो हमारे टर्म्स रहते हैं उनको हम डायरेक्टली LHS टू RHS और LHS टू और RHS टू LHS हम उसे ट्रांसपोज कर सकते हैं। जो चेंज आता है उसमें दैट इज साइंस जो रहते हैं उसके चेंज हो जाते हैं। मतलब प्लस जो रहता है इट विल कन्वर्ट टू माइनस एंड माइनस विल टू प्लस एंड मल्टीप्लाई टू डिवाइड एंड डिवाइड टू मल्टीप्लाई, ओके। सो एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा दैट वी विल सॉल्व हियर। उसके बाद हम सारा जो है वो एक्सरसाइज में ही कंसिडर करेंगे। एंड ट्रांसपोजिंग के लिए फॉर एग्जांपल आई हैव इक्वेशन 3x + 4 इज इक्वल टू 6। 3x + 4 इज इक्वल टू 6। सो सी सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है? वेरिएबल पार्ट वन साइड, कांस्टेंट पार्ट अनदर साइड। सो सी we have 4 here, we can transpose it this side। ये कांस्टेंट है, हम इसे LHS पे ले जाएंगे। ले जाने के 2 तरीके होते हैं। पहला क्या, हमें इसे इस पार्ट से रिमूव करना है। तो ये +4 है, हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 3x + 4 - 4 एक साइड पर हो गया ना। 3x + 4 - 4 इज इक्वल टू 6, ऑलरेडी था -4। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 3x इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना है? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अगेन वी विल राइट डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। सो व्हाट विल हैपन हियर? 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। 3 will get cancelled out, so we will get x is equal to 3। एक तो ये मेथड हुआ। डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं ट्रांसपोजिंग? दैट इज 3x + 4 is equal to 6। so what I will do, I will transpose 6 that side। 6 + 4 है, वहाँ जाकर -4। ओके, नाउ अगेन अभी कितना हो गया हमारे पास? 3x is equal to 2। फाइन। Now next what we will do, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 is in multiplication, so directly it will go to left hand side, right hand side in division। x is equal to 2 upon 3 is the answer। So अभी भी हमारे पास चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 में जो questions है these are related, we can solve those equations using this method, so we'll see that in the exercise।